नमस्कार मित्रों, मैं हूं अग्रवाल किरण कुमार बी। मेरी यूट्यूब चैनल माय स्टूडेंट्स एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय की जो सामयिक मूल्यांकन कसौटी उसका प्रश्न बैंक है 21 दिसंबर 2024 के दिन का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको परिच्छेद दिया गया है। विभाग पहला है, शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षित मनुष्य ही राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकता है। वैसे तो मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और उसकी प्रथम गुरु उनकी माँ होती है, जो नवजात शिशु में संस्कारों को सिंचित करती है। जब तक बच्चा विद्यालय जाने के योग्य नहीं हो जाता, परिवार में माँ के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी उसके गुरु की भांति उसे शिक्षित करते रहते हैं। परिवार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान विद्यालय होता है। यहाँ आकर उसका सर्वांगीण विकास होता है। विद्यालय में पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उसे नृत्य, संगीत एवं खेलकूद आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलों का चयन किया जाता है। चुनी हुई गतिविधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करते हैं। विद्यालय के प्रशिक्षक भी उनमें जान डालने का कार्य करते हैं, तभी ऐसे विद्यार्थी देश का नाम विश्व में स्वर्णाक्षरों में लिखवा देते हैं। अब प्रश्न है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात शिशु कहते हैं। दूसरा है, राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कौन दे सकता है? उत्तर है, राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान केवल शिक्षित मनुष्य दे सकता है। मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? उत्तर, मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। चौथा है, सर्वांगीण विकास के लिए पाठशाला में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? सर्वांगीण विकास के लिए पाठशाला में पुस्तकीय ज्ञान, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। देश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाने हेतु क्या करना चाहिए? देश का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाने हेतु अथक परिश्रम करना चाहिए। अब हम दूसरा विभाग देखेंगे। दूसरा विभाग है, नदियां जीवित प्राणियों को प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहारों में से एक है। नदियों का धरती पर वही स्थान है जो मानव शरीर में धमनियों का है। धमनियां खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तो नदियां जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती हैं। कल कल करती नदी की धारा का दृश्य हमें सुख और संतोष प्रदान करता है। जीव समुदाय इसके जल को पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इससे फसल सिंची जाती है। मनुष्य इस जल से नहाने धोने का कार्य करते हैं। आधुनिक युग में नदी के जल को रोककर बांधों का निर्माण किया गया है, जो जल की आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को भी पूर्ण करता है। इन सब बातों को देखते हुए नदियों की सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। नदियों के जल की निर्मलता को बनाए रखने की चेष्टा की जानी चाहिए। नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए चहुमुखी प्रयास करने चाहिए। देखते हैं अब प्रश्न। पहला प्रश्न है, नदियों का जल निर्मल क्यों होना चाहिए? उत्तर है, नदियों का जल निर्मल होना चाहिए क्योंकि यह जीवों की प्यास बुझाने, फसल सिंचाई, नहाने धोने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। निर्मल जल तब सभी के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनिवार्य है। दूसरा है, नदियों पर बांध बांधने से क्या लाभ है? क्या क्या लाभ है? नदियों पर बांध बांधने से जल की आवश्यकता पूरी होती है, सिंचाई में सहायता मिलती है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरा है, नदी को धरती की धमनी क्यों कहा गया है? नदी को धरती की धमनी इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे धमनियां खून को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, वैसे ही नदियां जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती है। चहुमुखी का अर्थ लिखिए। चहुमुखी का अर्थ है सभी दिशाओं में या हर क्षेत्र में। पांचवा है, नदियों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? उत्तर है, नदियों की सुरक्षा करनी चाहिए क्योंकि वे जीव समुदाय के जीवन का आधार है। उनकी निर्मलता और स्वच्छता बनाए रखना जल प्रदूषण को रोकने, पर्यावरण को संतुलित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। अब तीसरा विभाग देखते हैं। विभाग तीसरा है, यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि दी है। उस बुद्धि का इस्तेमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंदबुद्धि बालक था,
निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। पहला प्रश्न है, असाध्य कार्य को कैसे साधा जा सकता है? असाध्य कार्य को निरंतर अभ्यास और बुद्धि के सही इस्तेमाल से साधा जा सकता है। दूसरा है, निरंतर अभ्यास करके प्रचलित हुए 2 बालकों के नाम बताइए। निरंतर अभ्यास करके प्रचलित हुए 2 बालकों के नाम इस प्रकार है, अर्जुन और एकलव्य। धनुर्विद्या में कौन सा शस्त्र चलाने की विद्या दी जाती है? धनुर्विद्या में धनुष और बाण चलाने की विद्या दी जाती है। बुद्धिमान शब्द का विरोधी शब्द मंद बुद्धि है। वरदराज कैसे पंडित बना? वरदराज निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त करके पंडित बना और ग्रंथों की रचना की। चौथा विभाग है, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी के नाम पर से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न दिया जाता है। प्रश्न है, कौन से खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम गोल है? खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हॉकी खेल में अद्वितीय कौशल और प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। खेल रत्न पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ताकि लोग उनके जीवन और खेल से प्रेरणा ले सके। विभाग 5वां है, व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न है, हमें व्यायाम करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर, हमें व्यायाम करते समय शौचालय से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए, सभी अंग प्रत्यंगों पर ध्यान देना चाहिए और श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। श्वास फूलने पर तुरंत व्यायाम बंद कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, शरीर की सुडौलता कैसे संतुलित हो सकती है? शरीर की सुडौलता सभी अंगों पर समान रूप से ध्यान देकर और नियमित व्यायाम करके संतुलित हो सकती है। व्यायाम के समय श्वास पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है? उत्तर, व्यायाम के समय श्वास पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है ताकि शरीर को उचित ऑक्सीजन मिले और श्वास फूलने की स्थिति में व्यायाम रोका जा सके। प्रातःकाल का समानार्थी शब्द सुबह है। आपको व्यायाम पसंद है? क्यों? हाँ, व्यायाम पसंद है क्योंकि यह शरीर को स्वस्थ, सुडौल और ऊर्जावान बनाए रखता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे हमने पहला प्रश्न देखा। अब दूसरा प्रश्न दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।